हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, और आपका स्वागत है अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग लेके आए हैं 11th क्लास की लेक्चर 6 लेके आए, पहले चैप्टर का लेक्चर 6 लेके आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेक्चर 6 लेके आए हैं। और हम आज ये बताएंगे, कल जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, जो पिछला वाला लेक्चर 5 वाला था, उसमें मैंने मोल और धारणा के क्वेश्चन बताए हुए थे, और मैंने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताए थे, और मैंने मोलता के क्वेश्चन दो टॉपिक में मैंने क्वेश्चन कराया था। आज हम 3 टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। मोल प्रभाज के क्वेश्चन करेंगे, और मोलरता पे क्वेश्चन करेंगे, और नॉर्मलता पे क्वेश्चन करेंगे। बातें समझ गए। इस तरीके से 3 टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। 1 मिनट, मेरा भी खुल जाने दो भाई, मेरा भी क्वेश्चन खुल जाने दो। चलो भाई चलते हैं भाई। क्या बोला इसने कि जल में, या पहला उसने क्वेश्चन बोला जल में 6.09, क्या बोला 6.09 मोल या मोलर बोला है। एम का मतलब होता है मोलर होता है। ठीक है, KOH विलयन भार द्वारा 30% KOH से प्रयुक्त विलयन के घनत्व की गणना करनी है। क्या करनी है आपको, घनत्व की गणना करनी है। तो आप जानते हो, मैंने कहा था क्वेश्चन को जब लगाओ ना तो थोड़ा सा उल्टा तरीके से लगाओ। क्या करो, उल्टे तरीके से सोचो। जिस तरीके से वो पूछा है ना उसी हिसाब से जाओ। तुम क्या करना भाई, उसी हिसाब से जाना है आपको। क्या करना है, उसी हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, 1 मिनट, हाँ चलते हैं भाई। चलो शुरू करते हैं। पहला देखो, इसमें दिया क्या है, इसने मोलरता दी हुआ है, M दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ, कितना 6.090 मोलर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसने इतना दिया हुआ, बोल रहा है कि 30% का आपका KOH का सोल्यूशन है। कितना है, 30% ही सोल्यूशन है भार के अनुसार। किसके अनुसार, भार के अनुसार, भारानुसार। बातें समझ में, भार अनुसार कितना 30% ही है। आपको सारे कैलकुलेट करके फिर 30% का निकालना होगा। क्या निकालना होगा, 30%। तब पूछ रहा है घनत्व क्या है। तो आप जानते हो घनत्व निकालना है, D निकालना है। घनत्व का मतलब D निकालना होता है। अब जानते हो भाई D निकालने के लिए आपको क्या फार्मूले, किस फार्मूले की जरूरत होती है। आप जानते हो घनत्व क्या होता है, किसी इकाई आयतन में उपस्थित, क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित, क्या होता है भाई, इकाई आयतन में उपस्थित विलय, क्या सॉरी, किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या, वही तो घनत्व होता है। तो कहेंगे D = एक फार्मूला आता है, D = क्या होता है, M/V होता है। क्या होता है, M/V होता है। जहां पर M होता है भार होता है, क्या होता है, भार, उस पदार्थ का भार होता है। V क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। क्या होता है भाई, आयतन होता है। बातें समझ में। आपको निकालने के लिए, घनत्व निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, पदार्थ का भार चाहिए, यानी कि आपका KOH है तो उसका पूरा का पूरा भार चाहिए, उसने जितना KOH है उसका भार चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, उस विलयन का क्या चाहिए, आयतन चाहिए, जो कि कुछ भी दिया नहीं है। ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो भाई हम भार निकाल सकते हैं। तो कह सकते हो भाई भार निकाल सकते हो। भार निकालने के लिए आप जानते हो मोल दिया हुआ, मोल से आप भार निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, मोल दिया हुआ, कितने मोल, इसका मतलब समझते हो, मोलरता दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ, मोलरता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, मैं लिख लेता हूं, मोलरता। मोलरता 6.0 ने, इसका कहने का अर्थ समझ जाओ भाई, इसके कहने का अर्थ समझ जाओ। कहने का अर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि, यानी इसके कहने का मतलब होता है कि जो विलयन में, क्या बोल रहा है, विलयन में 6.90 मोल, मोलरता क्या होती थी, मोलरता क्या होती थी, किसी भी इकाई आयतन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित, क्या बोलेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर क्या बोला है, 6.90, यानी कि विलयन में 6.90 मोल KOH में, KOH विलयन में, KOH विलयन में 6.90 मोल KOH होगा, और 1 लीटर क्या होगा, विलयन का आयतन होगा। क्या होगा, 1 लीटर विलयन का आयतन होगा।
बातें समझ में आई? विलयन का आयतन समझ गए? इसका कहने का मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन के आयतन में 6.90 मोल KOH उपस्थित होगा। यही कहने का मतलब है इसका। कहने का मतलब सिर्फ बस सीधा सीधा यही है। तो मैं कह सकता हूँ भाई मोल बराबर मुझे पता हो गया, कितना हो गया मोल बराबर 6.09 हो गया। ये मोल पता चल गया मुझे। अब जानते हो मोल बराबर, जानते हो आप मोल बराबर जानते हो क्या होता है भाई? मोल बराबर भार बटे, सिंपल तरीका है, जो जो पूछ रहा है ना उसी तरीके से चलते जाओ, जो जो चाहिए मुझे वही वही निकालने चलता हूं मैं। मोल बटे भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। यही जानते थे। भार आपको पता नहीं है, भार तो ही निकालना है। मोल दिया हुआ 6.90, या दिया हुआ 6.90। भार नहीं पता भाई, भार को मैं W मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ? W मान लेता हूँ भाई। अणु भार जानते हो KOH का अणु भार क्या होता है? आप KOH का अणु भार जानते हो? क्या जानते हो? KOH का अणु भार निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या आएगा भाई? एक पोटेशियम का कितना होता है? 40 होता है, 40 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 प्लस में एक, कितना हो गया भाई? 17। 17 और 40 कितना हो गया? 17 और 40 कितना हो गया? कितना हुआ भाई? 17 और 40 कितना हुआ? हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा कुछ, 39, सॉरी 39 होता है। कितना होता है भाई? 39 होता है। एक का 39, 40 भी होता है। समस्थानिक का आपने पढ़ा होगा, समस्थानिक का आपने पढ़ा होगा कि का 40 भी होता है, 39 भी होता है। ठीक है, तो मैं 39 लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? 39। थोड़े से कैलकुलेशन में आसानी होगी। क्या होगी? कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसलिए मैं 39 लेके 39 लेके चल रहा हूँ। 39 एक 40, 40 एक 56 हो जाएगा। 56 क्या होगा? 40 और 16 कितना होता है? 56 हो जाएगा। नहीं तो 57 होता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती, तो आप ले सकते हो भाई 56। 40 वाला कम होता है, 39 वाला उसका समस्थानिक क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए 39 ले रहा हूँ। ठीक है, बात है समझ में आई? कितना हो गया? 56 हो गया। तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ W बराबर क्या हो सकता है? 6.90 इंटू 56 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करोगे तो आएगा भाई आपका 386.4 ग्राम आएगा। क्या आएगा? 386.4 ग्राम आएगा। यानी कि मुझे भार पता चल गया। किसका भार पता चल गया? KOH का भार। यानी लिख सकते हैं KOH का भार कितना है? 386.4 ग्राम है। क्या है? 386.4 ग्राम है। कितने में? 1 लीटर विलयन में। कितने मीटर है? 1 लीटर विलयन में। 1 लीटर विलयन में। बातें समझ में आई? 1 लीटर विलयन उपस्थित। तो लिख सकते हैं भाई, अब लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो? 1 लीटर विलयन में इतना उपस्थित है। आपने इसको लिख दिया, क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो आपने यही माना था ना 1 लीटर में इतना मोल है, तभी तो मैंने मान के चला। तो 1 लीटर में ही भार तो निकाला मैंने, 1 लीटर में ही तो भार निकाला। अब बात कर लेते हैं भाई इसका। क्या करते हैं? अब मुझे चाहिए 30% का भार। किसका चाहिए? 30% का भार। तो यानी 30% कहने का मतलब समझते हो? 30% चूंकि लिख सकते भाई, इधर लिख लो, देखो इधर लिख लो। ये पहला पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट मैंने लिखा हुआ है, और ये कितना है? तीसरा पार्ट है। क्या है? तीसरी पार्ट की बात कर लेते हैं। इसके 3 पार्ट में कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब भाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं चूंकि विलयन क्या है भाई? क्या है? विलयन लिख सकते हैं चूंकि KOH का विलयन क्या है? 30% है। कितना है? 30% तो बोला है। क्वेश्चन पढ़ना भाई, क्या हुआ? 30% से युक्त। क्या बोला? 30% से युक्त बोल सकते हो भाई। 30% है, अर्थात क्या कर सकते हो भाई? अर्थात क्या कह सकते हो? अर्थात लिख सकते हैं भाई 100 ग्राम। 30% करने का मतलब क्या है? 30 में 30, 30 में 30 होगा ना। 30 ग्राम यदि 100 ml जल, 100 ml विलयन होगा तो उसमें 30 ml क्या होगा? KOH होगा, तभी तो 30% आएगा KOH का। ठीक है, बातें समझ में आई? तो लिख सकते हैं भाई 100 ग्राम जल में, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम क्या है? 30 ग्राम क्या है भाई आपका? 30 ग्राम KOH उपस्थित है। KOH उपस्थित। बातें समझ गए? KOH उपस्थित है। तो मैं लिख सकता हूं भाई, अब लिख लोगे? अब लिख लोगे तो मैं कह सकता हूं भाई, तब कह सकता हूं कितने में?
कितने में, इतने में मैं पूछ सकता हूँ। ये बोल दिया, ये 30% कहने का मतलब मैंने अर्थ निकाला हुआ, 30% कहने का मैंने सिर्फ अर्थ निकाला और कुछ कहा नहीं मैंने, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ 30% कहने का अर्थ निकाला हो। क्या 100 ग्राम जल में 30 ग्राम KOH उपस्थित है, लेकिन मेरे पास भार कितना आया हुआ भाई, भार कितना आया हुआ है 386.4। तो मैं लिख सकता हूँ इसलिए 386.4 में कितना होगा, में कितना होगा भाई, कितना होगा, लिख लेंगे भाई, क्या लिखेंगे 100 बटे, क्या लिखेंगे 100 बटे, क्या लिखोगे भाई 100 बटे 30, 100 बटे 30 गुणे क्या हो जाएगा 386.4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं भाई 386.4 हो जाएगा। इसको लिख सकते थे या इसी को उल्टा भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, इसको उल्टा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लोगे ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे लिख लेंगे, अर्थात इसी को उल्टे शब्द में लिख लेगा। मैंने सीधे उल्टा लिखा हुआ है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद देख लेना भाई। लिख सकता हूँ 30 ग्राम, इसका अर्थात मतलब कहने का मतलब है 30 ग्राम लिख सकता हूँ KOH 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है, में उपस्थित लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब लिख सकते हो भाई 386 ग्राम में कितना होगा, 386.4 ग्राम में कितना उपस्थित होगा, तो क्या लिखोगे 100 बटे इधर हो जाता है, इधर वाला ऊपर होता है, इधर वाला नीचे होता है। मैंने कल बताया, पिछले वाले लेक्चर में बताया था, गुणे ये वाला क्या होता है, गुणे में हो जाता है 386, क्या होगा 386। अब समझ में ज़्यादा आएगा, आ गया बात समझ में आ गया तो मैं लिख सकता हूँ भार यहाँ से निकल जाएगा भाई, भार आपका निकल जाएगा। भार क्या आएगा, कैलकुलेट करोगे क्या आएगा भाई, कैलकुलेट करोगे तो 1.228 आएगा, 1288 आएगा, क्या आएगा 1288 ग्राम आएगा। कैलकुलेट कर लेना क्या आएगा 1288 ग्राम आएगा, विलयन होगा, क्या होगा 1288। पूरे विलयन का जो भार होगा वो कितना होगा। अभी तो ये 386 किसका दिया हुआ था, KOH का दिया हुआ था, किसका दिया हुआ था, KOH का दिया हुआ था। मैंने कहा था ये भार किसका होगा, विलयन का भार होगा, किसका होगा, विलयन का भार, किसका, विलयन का भार। और विलयन का आयतन भी चाहिए, आपने विलयन का आयतन कितना माना हुआ है, 1 लीटर माना हुआ है, तभी तो इसका आया, तभी तो ये आया। आपने 1 लीटर विलयन आयतन माना हुआ है, तो 1 लीटर विलयन तो आयतन मैंने मान लिया। अब मान के चलता हूँ भाई उसका भार कितना होगा, 1 लीटर विलयन का जब KOH मिला देते उस समय कितना भार होगा। तो अकेले KOH कितना था 386 था, तो 30% यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है 30% ही यूज कर रहा है। तो मैं 30% का क्या निकाल लेता हूँ, भार निकाल लेता हूँ। क्या कहूँगा 30% कहने का मतलब क्या, 30 ग्राम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, यही कह सकता हूँ मैं, यही कह सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 386 ग्राम किस में उपस्थित होगा, 386 ग्राम 30% का कितना होगा भाई, कितना होगा, तो कहेंगे 100 बटे 30 गुणे क्या हो जाएगा 386.4 निकाल लेंगे तो 1288 ग्राम आ जाएगा, इसका भार आ जाएगा। आ गया भाई, भार आ गया, आपका आयतन पता है। आयतन निकालने के लिए आप जानते हो क्या करना भाई, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं आगे वाले को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर निकालने के लिए आप जानते हो, सॉरी ये रफ कर सकता हूँ मैं, रफ कर लूँ तो भाई रफ कर लेते हैं। अब जानते हो डी निकालने के लिए क्या चाहिए, विलयन का भार चाहिए। विलयन का भार आपने निकाला कितना, विलयन का भार कितना निकाला 1288 निकाला हुआ। विलयन का आयतन आपने पहले ही मान के रखा हुआ कितना, 1 लीटर मान के रखा हुआ। तो मैं डी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एम कितना हुआ 1288, कितना हुआ 1288 बटे 1000, यही तो माना हुआ था आपने, यही तो माना हुआ था। 1 लीटर का मतलब क्या 1000 ml, क्या हुआ 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 ml हुआ भाई। डी निकाल लोगे कितना आएगा 1.288 ग्राम प्रति ml, क्या होगा ग्राम प्रति ml हो जाएगा इसका आयतन, सॉरी घनत्व हो जाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे, क्या करोगे इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा, बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गया भाई। अब आते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस तरीके से ये वाला मैंने कहा था पहला वाला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा है और इधर फिर चौथा आ जाता है, ठीक है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भाई। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मोलरता का ही क्वेश्चन था क्योंकि मोल दिया हुआ था, ठीक है। मोलरता का क्वेश्चन ही था भाई, आपको मोल दिया हुआ था उसने, ठीक है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। घनत्व भी निकलवा सकता है, आपका भार भी निकलवा सकता है, कुछ भी निकलवा सकता है वो, आप उसकी मर्जी, आपसे कुछ भी करवा सकता है वो।
ठीक है, बात करते भाई दूसरे का। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, इसने दिया हुआ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोलल विलयन का, मोलल दिया हुआ, मोलल का मतलब क्या, मोललता दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मोललता दिया हुआ, विलयन का घनत्व 1.110 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोललता दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ, आपको क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, मोलरता पूछा हुआ है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ भाई, इधर से करता हूँ भाई, लिखना इधर से शुरू करते हैं हम लोग। लिख सकता हूँ भाई मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई आप। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ ले भाई, दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं, दिया है। क्या दिया भाई, मोललता, यानी स्मॉल m से मोललता को दिखाते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, कितना हुआ, 3 दिया हुआ, 3 मोलल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, मोलल। ध्यान रखना, पढ़ना आराम से भाई। घनत्व दिया हुआ, इसका घनत्व दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, घनत्व इसका 1.110 ग्राम प्रति ml दिया हुआ है। यही दिया हुआ, ग्राम प्रति ml दिया हुआ है। ठीक है, तब आपको मोलरता स्मॉल कैपिटल M को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैपिटल M को कैलकुलेट करना। आप जानते हो स्मॉल m सॉरी कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, भार, मोल बराबर विलेय का मोल, मोल विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। क्या कहते हैं, विलयन का आयतन। ml में होगा तो क्या करेंगे, ml में रखेंगे इसको तो 1000 से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे। बातें समझ में आई। तो आपको निकालना क्या, अब ये तो फार्मूला हो गया आपका, यही निकालना है आपको। ये फार्मूला बन गया, मैंने बना लिया फार्मूला। जब भी कोई चीज़ बोले ना, पूछे ना, तो उसको लिख लो डायरेक्टली, उसको क्या करो, लिख लो। मैंने लिख लिया, जो पूछा था उसने मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, इसके अंदर क्या चाहिए भाई, मोल चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। दो चीज़ें मिल जाए, विलयन का आयतन मिल जाए और मोल मिल जाए, तो मैं बता सकता हूँ भाई ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा भाई। अब जानते हो इसके लिए मोललता दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मोललता m दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है। स्मॉल m बराबर जानते हो क्या होता है, मोल बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। क्या देता है भाई, विलयन का आयतन, सॉरी विलयन का नहीं, विलायक का आयतन देता है। किसका देता है, विलायक का भार, सॉरी भार होता है। क्या होता है, भार होता है। केजी में लोगे तो क्या करोगे, गुणा कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आई। केजी में लोगे तो गुणा नहीं करोगे, भार उसमें लोगो तो भार कर लोगे, घनत्व। बातें समझ में आई। अब यहाँ से आपको मोललता को निकालना है। क्या निकालना है, मोललता दिया हुआ भाई, मोललता दिया हुआ। कहीं से मोल का पता चल जाए, मोल ही तो निकालना है मुझे, मोल पता चले, कहीं से मुझे विलायक का भार पता चल जाए। क्या पता चल जाए, विलायक का भार पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई, विलायक का भार पता चल जाए तो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ भाई, माना लिख लेना भाई, माना विलयन का आयतन, क्या है, विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है। कितना है, सॉरी 1000 ml है। मैं मान सकता हूं भाई, इसको मैं मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं भाई निकाल लेता हूं 100 ml में कितना भार होगा, कितना भार होगा मैं मान सकता हूं। बातें समझ गए, बातें समझ गए भाई। विलयन सॉरी विलायक मुझे चाहिए ना, तो मैं यहाँ विलायक मान लेता हूँ, विलायक। ठीक है, विलायक का भार मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर विलायक का भार चाहिए ना, तो मैं मान लेता हूँ भाई भार कितना है, 100 ग्राम है। क्या है, सॉरी 1000 ग्राम है। मैंने विलायक का भार मान लिया हुआ है। अब मान लेते हैं भाई विलायक का भार निकल गया, तो मैं निकाल सकता हूँ, मोललता से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मोल बराबर क्या होता है भाई, अब देखो मुझे क्या करना है भाई, मोल निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 मोल दिया हुआ बराबर, मोल बराबर लिख लेते हैं, मोल यही तो क्या करना है, मोल बटे 1000। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं भाई, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बातें समझ में आई। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, बात कर लेते भाई, बात कर लेते हैं इसकी। क्या कर रहा, क्या कह रहा है ये, बोला 3 मोलल दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 3 मोलल दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोलल का अर्थ समझो। 3 मोलल कहने का मतलब होता है इसका,
इसका कहने का अर्थ समझो, यानी कि विलायक मेरा एक भार कितना होगा 1000 ग्राम होगा, तो यानी कि उसका 1000 ग्राम में, तो मैं कह सकता हूँ अर्थात लिख सकता हूँ चूंकि, मैं लिख सकता हूँ भाई चूंकि क्या लिख सकता हूँ, चूंकि 3 मोलल कहने का मतलब है 3 मोल क्या होता है भाई, मोललता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या किसी विलायक के एक किग्रा विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, यही होता है ना। यदि मैंने माना हुआ है 1 किग्रा यानी 1000 ग्राम माने मतलब 1 किग्रा माना हुआ है मैंने, तो मैं कह सकता हूँ 3 किग्रा 3 मोल NaOH क्या दिया हुआ, 3 मोल NaOH 1 kg विलायक में घुला हुआ है, 1 kg विलायक में घुला हुआ है। लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऊपर मैंने मान लिया हुआ 1 kg है, तो मैं कह सकता हूं भाई 1 kg 3 मोल कितने में घुला हुआ है, 1 kg ब्लैक में घुला हुआ, तो मैं लिख सकता हूं भाई यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यानी मोल बराबर मुझे पता चल गया, यहीं से पता चल गया क्या, मोल पता चल गया कितना, 3 मोल है। कितने मोल की संख्या पता चली, 3 है। तो आप जानते हो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है भाई, मोलरता। क्या निकालनी है ये, तो विलयन का आयतन चाहिए। मोल तो मुझे पता चल गया, अब मोल तो पता चल गया, अब मुझे क्या चाहिए, विलयन का आयतन पता चल जाए, कहीं से विलयन का आयतन पता चल जाए, काम बन जाएगा। तो विलयन को आयतन निकालने के लिए आपको घनत्व तो दिया हुआ है, किसने क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ। तो आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है भाई, घनत्व बराबर क्या होता है, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, यही होता है। घनत्व दिया हुआ, कहीं से विलयन का भार पता चल जाए तो मैं विलयन का आयतन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं कि नहीं। आप जानते हो भाई क्या करता है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, यही होता है, यही होता है कि नहीं। अब घनत्व तो दिया हुआ, ये दिया हुआ, कहीं से ये पता चल जाए तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, कहीं से बस इसी को निकाल के लाओ, इसी को निकाल के लेकर आओ, काम बन जाएगा। अब आपको 3 मोल दिया हुआ है, तो आप 3 मोल का भार निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। क्या निकाल सकते हो, 3 मोल का भार निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या निकालोगे भाई, 1 kg बता सकते हो भाई, 1 kg। पहले तो 3 मोल का भार निकाल लो, तो मोल बराबर जानते हो क्या होता है भाई, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। बातें समझ गए। अब निकाल दो, इधर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, भार बराबर क्या, भार बराबर क्या हो जाएगा, अणु भार मोल, मोल कितने 3 गुणे अणु भार को इधर ले जाओगे कितना होगा, NaOH का अणु भार कितना होता है भाई, NaOH का अणु भार कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, प्लस 16 होता है, प्लस 1 होता है, बराबर 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 23 1 24, 24 16 हो गया, 40 हो गया। बात समझ में आई, 40 हो गया। क्या हुआ, NaOH दिया हुआ 40 देगा, कितना आएगा 40, यानी गुणा करोगे कितना आएगा, 120 ग्राम आएगा। क्या आएगा, 120 ग्राम, यानी कि 3 मोल NaOH का 120 ग्राम होगा। क्या होगा, 120 ग्राम होगा। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं भाई भार, ये तो किसका भार पता चला, ये विलायक का भार चला, हमें पता करना किसका है, विलयन का भार। किसका पता करना है, विलयन का भार। तो आप जानते हो विलयन बराबर क्या होता है, आप जानते हो विलयन बराबर क्या होता है। देखो यहां पर ये भी भार में ग्राम में दिया हुआ है, ये भी ग्राम में दिया हुआ है, विलायक भी क्या दिया हुआ है, विलायक भी किस में दिया हुआ है, ग्राम में, यानी केजी में ही दिया हुआ है, केजी में ही दिया हुआ। तो जानते हो विलयन बराबर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, नोट पॉइंट करके लिखवाया था कि भाई इसको नोट कर लेना, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली। तो मैं विलयन बराबर क्या लिख सकता हूं, विलय का भार, विलय का भार प्लस में विलायक का भार। क्या लिख सकते हैं, विलायक का भार लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। विलयन का भार निकल जाएगा, तो भार बराबर विलयन का भार बराबर क्या हो जाएगा भाई, विलयन का भार कितना है, विलय का भार कितना निकाला, 120 निकाला आपने। क्या निकाला, NaOH का भार कितना निकाला आपने, 120 निकाला। प्लस में क्या कर देंगे भाई, प्लस में क्या कर देंगे, विलायक का भार आपने माना हुआ 1 किग्रा, 1 किग्रा का मतलब ग्राम में लेंगे, ये ग्राम में, तो ग्राम में लेंगे तो यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी टोटल कितना होगा, 1020 ग्राम हो जाएगा। 1020 क्या, सॉरी क्या हो जाएगा भाई, 1200 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी 120 है ना, हाँ जोड़ लो भाई, क्या आएगा
1000 सॉरी हाँ 1000 में जोड़ोगे क्या आएगा भाई 1120 आ जाएगा। क्या आएगा 1120 आएगा, ग्राम आएगा। क्या आएगा 1120 ग्राम आएगा। क्या आएगा भैया 1120 ग्राम आ जाएगा। ये पूरे बिलियन का भार निकल गया। आप यही तो चाहते थे, बिलियन का भार ही तो चाहते थे, बिलियन का आयतन निकल जाए। घनत्व तो दिया हुआ आपको पहले से, तो आप जानते हो घनत्व बराबर डी बराबर क्या होता है m/b होता है। v तो निकालना है तो b बराबर क्या हो जाएगा m इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी m/v हो जाएगा, सॉरी m/d हो जाएगा कि नहीं। m निकाल चुके आप लोग, m निकाल चुके कितना 1120। अब बटे कितना हो जाएगा, घनत्व दिया हुआ भाई 1.11। क्या दिया 1.11 दिया हुआ है। आप यहाँ से v निकाल सकते हो। कितना v आएगा भाई, इसको कैलकुलेट करोगे v कितना आएगा भाई 1009 आएगा। क्या आएगा 1009 ml आएगा। क्या आएगा 1009 ml आएगा। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये इसका आयतन यानी विलयन का आयतन पता चल गया। अब आपको पता क्या है, मोल पता है, आयतन पता चल गया। मोलरता निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। क्या कर सकते हैं, इसको रफ कर लेते इधर से। जो चाहिए था वो मैंने कर लिया, जो चाहिए था मुझे वो मैंने कर लिया। तो मैं मोलरता बराबर जानते हो क्या होता है, मोलरता बराबर m बराबर n/v ml में होगा तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, यही आया था। अब n जानते हो 3 हो गया, 1009 हो गया, गुणे 1000 हो गया। अब बात कर लेते भाई इसका, यदि कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 आएगा 2.973 आएगा। क्या आएगा 2.973 मोलर आएगा। क्या आएगा मोलर आएगा। बात समझ गया, इस तरीके से मोलरता आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। बातें समझ गया, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है भाई। इस तरीके से पहले क्या दिया हुआ था आपको मोलरता पूछा था, मैंने लिख दिया मोल बटे विलयन का आयतन। कहीं से मोल पता चल जाए, विलयन का आयतन पता जाए तो मुझे ये निकल जाएगा। अब क्या करना है, विलयन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर मोल निकालने के लिए आपको मोलल दिया हुआ है। मोलल कहने का अर्थ क्या होता है, मोलल कहने का अर्थ क्या होता है भाई, मोलल कहने का अर्थ होता है कि मैंने मान लिया भार, या फिर लिख सकते हो डायरेक्टली लिख सकते हो, चूंकि 3 मोल NaOH 1 किग्रा विलायक में घुले हो। क्योंकि आप जानते हो मोललता बराबर क्या होती है, विलय का मोल बटे विलायक का भार होता है, विलायक का भार। यहाँ पर विलायक का भार मैंने 1 kg मान लिया हुआ है तो कह देंगे 3 मोल NaOH 1 kg विलायक में घुला हुआ है। 3 मोलल कहने का मतलब यही होता है, अब यहाँ से मुझे मोलों की संख्या पता चल गई 3, तो मैं पूरे 3 मोलों की क्या करता हूँ, भार निकाल लेता हूँ। जानते हो भार बटे अणु भार, यहाँ से भार निकालोगे, क्या करोगे यहाँ से भार निकालोगे, ये आ जाएगा 120। ये तो NaOH का अपना खुद का हुआ। अब मैंने माना हुआ विलायक का कितना माना हुआ 1000 मैंने माना, कितना माना 1000 माना। अब मैं विलयन बराबर जानता हूँ, विलयन का भार ही तो चाहिए था मुझे, विलयन का भार पता चल जाता तो घनत्व से मैं निकाल लेता उसका आयतन। बातें समझ में, तो विलय का भार प्लस में विलायक का भार, दोनों को मिला लेंगे तो पूरे विलयन का भार निकल जाएगा 1120 आ जाएगा। तो आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। आयतन ही तो चाहिए था मुझे, आयतन चाहिए था, भार मुझे पता चल गया 1120 हो गया। 1120 कर देंगे, इधर कैलकुलेट करेंगे 1009 आएगा और इसको सीधे फॉर्मूले में रख देंगे, मोलरता निकल के आ जाएगी। बातें समझ गए आप लोग, बातें समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है। ठीक है, तो बोला है सोडियम थायोसल्फेट के प्रतिशत भार की गणना कीजिए। क्या करना है, भार प्रतिशत की गणना करना है भाई। भार प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लगा लेना इसको क्या करना है आपको, आप इसको क्या करना भाई, लिख के क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करोगे और मुझे क्या बताओगे, इसका क्या बताओगे भाई। इसका भार प्रतिशत निकालने के लिए मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया हुआ था, इसके भार प्रतिशत कैसे निकाला जाता है उसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, बातें समझ में आई। पहले मैंने भार प्रतिशत का निकालने के लिए क्वेश्चन भी करवाया था, तो उसमें आप लोग जाके भार प्रतिशत देख लेना कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। घनत्व बराबर जानते हो, घनत्व बराबर क्या होता है, विलयन का भार बटे विलयन का आयतन है, तो वहाँ से विलयन का आयतन निकाल लेना भार से निकाल के। ठीक है,
सोडियम थायोसल्फेट से 3 मोल दिया हुआ, 3 मोल से आप लोग इसका क्या निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, बाहर से आप क्या निकाल सकते हो, पूरे बिलियन का बाहर निकाल लेना, ठीक है। 3 मोल, मोलर कहने का मतलब ये मोल नहीं दिया हुआ, मोलर दिया हुआ, तो मोलर कहने का मैंने पीछे अर्थ बताया हुआ था, यानी कि बिलियन का कितना होगा, 1 लीटर बिलियन में क्या होगा भाई, 1 लीटर बिलियन में 3 मोल घुला होगा। तो मैं पूरे बिलियन का बाहर निकाल सकता हूँ, फिर वहां से मैं आयतन निकालूंगा। आयतन पता है भाई आपको, घनत्व दिया हुआ तो मैं वहां से भी निकाल सकता हूँ। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करके आओगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसको करके आना भाई, इसको लिख लेना आप लोग, कॉपी पेन में लिख लेना, इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स कर देना, इसको भर देना पूरे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। पता तो चले आप पढ़ भी रहे हो, पता चले तो चले मुझे भाई पढ़ भी रहे हो, या फिर मैं फालतू कितनी मेहनत कर रहा हूँ भाई। मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है, यहाँ पर खड़े होकर जो हम दिन रात लगा रहे हैं ना, वो आपके लिए लगा रहे हैं। तो आप भाई कुछ रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको करके बताओगे कैसा होगा, कैसा इसका आंसर क्या होने वाला है। बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। चौथे क्वेश्चन के ऊपर बोला है 0.8 मोलर विलयन का आयतन कितना होगा। विलय के 0.1 मोल को धारण करता है। क्या बोला है, विलयन का आयतन पूछा हुआ है, विलयन का आयतन V पूछा हुआ है, आपको बोला 0.1 मोलर विलयन है, मोलर विलयन दिया हुआ है। अब आपको 0.1 मोल दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है यार, इसको तो आसानी से कर सकते हो, इसको आसानी से कर सकते हो। मोलरता M बराबर क्या होता है, मोल बटे विलयन का आयतन, आयतन यही कहते हो ना। आयतन पूछा है, मोल दिया हुआ, मोलरता दिया हुआ, भाई क्या निकालना है, विलयन का आयतन निकाल लोगे, इसको इधर भेज दोगे, इसको इधर भेज देना। क्या करना है, यदि आप क्या निकालोगे, आयतन को ml में निकालना तो 1000 से गुणा कर लेना है यहाँ पर। यदि आपको लीटर में निकालना तो 1000 से मत करना गुणा, ऐसे निकल जाएगा, लीटर में आ जाएगा आंसर। बातें समझ में। इसका भी आंसर करके बताओगे, इसका भी आंसर करके बताओगे मुझे, इसका भी आंसर करके आप लोग बताओगे, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बात समझ के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसका भी कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बोला क्या इसने, 5वें क्वेश्चन में इसने क्या बोला भाई, एक 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट विलयन का घनत्व 1.25 मिलीग्राम है। पीछे वाला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया करवा रहा है, ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें नया करवा। क्या बोला है, सोडियम थायोसल्फेट का भार प्रतिशत ज्ञात करिए। वहाँ पे भार प्रतिशत मैंने छोड़ा था, हुआ यही निकलना यहाँ पर भी, तो यानी कि दोनों का सेम होने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड किया हुआ, 3 क्वेश्चन ऐड किया हुआ। कितने क्वेश्चन ऐड किया हुआ, 3 क्वेश्चन ऐड किया हुआ। इसने दूसरे में बोला है सोडियम थायोसल्फेट का मोल प्रभाव ज्ञात करिए। अब इसका निकालना पड़ेगा आपको, क्या करना है भाई, मोल प्रभाव आपको निकालने की जरूरत होगी। बातें समझ में आई, ठीक है। अब आगे बोला है तथा क्या बोला है, Na+H2O3 का 2- आयनों का मोललता ज्ञात करिए। यहाँ पे मोललता भी निकालने के लिए बोला है, मोल प्रभाव निकालने के लिए। तो मैं मोल प्रभाव आगे बताऊंगा कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। वहां से आप लोग निकाल लोगे, वहां से आप निकाल लोगे, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को फिर से कराऊंगा, आगे इसी क्वेश्चन को करना, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क ही करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो थायोसल्फेट का आपको भार प्रतिशत निकालना, जो पीछे वाले में मैंने दिया हुआ था उससे निकाल सकते हो, उसी तरीके सेम टू सेम क्वेश्चन है। बात समझ में आई। अब क्या करना है, इसी में मोल प्रभाव भी ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाव के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से मोल प्रभाव निकालोगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे मोलों की संख्या निकालोगे ना, जब इस क्वेश्चन को करोगे ना तो बीच में मोलों की संख्या आएगी, तो वहीं से मोल प्रभाव निकाले जाएंगे। तो मैं वहां पे क्वेश्चन को कराऊंगा, किस तरीके से करा रहा हूँ, तो वहीं से इंप्लीमेंट कर देना है आके लेके यहाँ पे, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। बातें समझ में, बातें समझ में। अब मोललता निकालने के लिए मैंने बताया हुआ था, मोललता निकालने के लिए मैंने बताया हुआ था क्या करना है आपको, ठीक है। बातें समझ में आई, ठीक है। मोललता निकालने के लिए मोल जो भी आएगा उस तरीके से निकालो, क्योंकि मैं कराऊंगा तो भाई पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा तभी आएगा। बातें समझ में आई। तो आप लोग मोल निकालोगे, वहीं से विलायक का भार निकालोगे, भाग दे दोगे, निकल जाएगी उसकी मोललता निकल जाएगी। बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मोल प्रभाव के क्वेश्चन है। क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन है ना, इसके तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है भाई। इसको करके दिखा देना, इसको करके कमेंट बॉक्स में कर देना। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसमें से एक तो हलवा है, मैंने बता ही दिया था। दूसरा क्वेश्चन एकदम A to Z है, A to Z सेम क्वेश्चन है भाई। छठे क्वेश्चन के बाद ऊपर आते हैं भाई। बोला किसने है, कितना क्या बोला इसने, 36 ग्राम जल तथा और लिया हुआ है, और लिखा हुआ है भाई, आर नहीं, वो और लिखा हुआ, कट गया था, वो टाइपिंग में कट गया हुआ था, ठीक है। अब लिखेंगे भाई 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण को में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करिए। क्या करना है, क्या दिया हुआ भाई,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, दिया क्या है पहले लिख लो। दिया है H2O जल दिया हुआ कितना 36 ग्राम, कितना दिया हुआ है 36 ग्राम दिया हुआ, और एथिल एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। बातें समझ में आई। इसका कितना दिया हुआ है 46 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 46 ग्राम दिया हुआ है। अब दोनों का मिश्रण किया गया है तो पूछ रहा है कि भाई मोल प्रभाव ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, इसके सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देख लो भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ तो भाई बात कर लेते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है। चलो भाई बात कर लेते हैं। अब देखो पहले आपको मोल प्रभाव निकालने के लिए सूत्र लिख लेना है। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले पूछा है क्या मोल प्रभाव, सबका मोल प्रभाव यानी कि एक्स मोल प्रभाव, तो एक्स से दिखाते हैं, एक्स H2O निकालना है। आपको क्या निकालना है, एक्स ची बोलते लेकिन एक्स बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। X5OH का एक बार एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है। तो आप जानते हो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। तो अब एक बात बताना भाई, एक बात बताना, अब इसके निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, मोल प्रभाव का सूत्र लिख लो। क्या करो, मोल प्रभाव का कभी भी क्वेश्चन करना है तो पहले जिसको निकाला उसका सूत्र लिख लो। देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना, उसी हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। क्या करना है बोले, H2O का पहले मोल प्रभाव निकाल लेते हैं। मोल प्रभाव निकालने के लिए जानते हो कि मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या पूछता है ना। जिसका मोल प्रभाव निकालोगे, यहाँ पर किसका निकाल ले हो, H2O जल का निकाल ले हो, तो लिखेंगे जल का मोल, यानी मोल को हम किससे दिखाते हैं, N से दिखाते हैं, तो H2O लगा देंगे, सफिक्स में H2O लगा देंगे, यानी कि जल के मोलों की संख्या हो गया। ये क्या हुआ, जल के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलयन में कौन कौन सी चीजें उपस्थित है, जल उपस्थित है, H2O उपस्थित है, और क्या है, एथिल एल्कोहल उपस्थित है। क्या है, एथिल एल्कोहल उपस्थित है। बातें समझ में आई, एथिल एल्कोहल ही तो उपस्थित है उसके अंदर, समझ गया है ना। तो विलयन में कुल कितने मोल हैं, NH2O प्लस में NC2H5OH उपस्थित है। बातें समझ गए, बातें समझ गए। इस तरीके से क्या करोगे आप लोग, इसका निकाल लोगे। अब जानते हो आपको निकालना क्या क्या है। आपको इसको निकालने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यानी कि मोल चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको, मोल चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं जल का मोल, जल के मोलों की संख्या, NH2O बराबर क्या होता है भाई, भार बटे अणु भार होता है। सूत्र क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है, भार बटे अणु भार होता है। आप जानते हो, बखूबी जानते हो इसको। अब जानते हो भार कितना दिया हुआ है, जल का 36 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 36 ग्राम दिया हुआ है। अब जल का अणु भार जानते हो भाई, अणु भार आप लोग जानते हो क्या होता है, अणु भार जल का 18 ग्राम आता है। क्या आता है, मैंने निकालना है, पीछे भी बताया था, बार बार रोज रोज बता रहा हूं भाई। इसका एक होता है, 2 है तो 2 प्लस कर देंगे, एक का 16 होता है। क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 16 कितना होगा, 18 हो जाएगा। जल का कितना होगा, 18 हो जाएगा। बातें समझ में आई, यानी कि यहां से निकालोगे 18 दूनी कितना होता है भाई, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है ना। तो यानी कि जल के मोलों की संख्या कितनी आई, 2 आई। कितना आया भाई, 2 आया। अब बात करते हैं भाई एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या है, C2H5OH के मोलों की संख्या की बात कर लेते हैं, मोलों की संख्या, ठीक है। क्या भाई, ये NC2H5OH है। क्या है, NC2H5OH है। तो कहेंगे फिर से वही भार बटे अणु भार, भार दिया हुआ कितना, 46 ग्राम, कितना दिया हुआ, 46 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। अणु भार निकाल लेते हैं भाई, अणु भार निकाल लेते हैं। अणु भार के लिए देख लो भाई, C2H5 क्या है, C2H5OH यही है। इसको क्या लिख सकते हो हम, एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। कितने कार्बन है, 2, प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 गुणे 5, प्लस में एक ऑक्सीजन का 1, 16 होता है, गुणे 1, प्लस में एक हाइड्रोजन तो 1 होता है, गुणे 1 हो जाएगा। बातें समझ में आई। इस तरीके से जोड़ोगे, 12 दूनी भाई 44 होता है 12 दूनी 24 होता है। बातें समझ में आई। 5 1 कम 5 होता है, प्लस में 16 1 कम 16, प्लस में 1 होता है। बातें समझ में आई। इस तरीके से जोड़ोगे, क्या आएगा भाई, 5 1 6 होता है, 6 और 24 कितना होता है, 30 होता है, 30 और 16 कितना होता है, 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई भाई, 46 होता है, ठीक है। इस तरीके से 46 को कट करोगे कितना आएगा, यानी कि एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया भाई। क्या हो जाएगा,
H2O हो जाएगा। लिख देंगे जल की मोलक संख्या कितनी आई है 2 आई, 2 प्लस में जल की मोलक संख्या नीचे कितनी 2 प्लस में 1 है, एथिल अल्कोहल की 1 है, निकाल लोगे भाई 2/3 बराबर कितना आ जाएगा, पॉइंट में निकालोगे कितना आएगा, कितना आएगा भाई, भाग दे लो भाई, कितना आएगा 0.66 आएगा, कुछ समथिंग आएगा, 0.66 आएगा, आ जाएगा भाई, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बातें समझ में आई। अब देखो एथिल अल्कोहल निकालने के लिए दो तरीका है, क्या है, दो तरीका है, C2H5OH का निकालने के लिए दो तरीका है। मैं पहला तरीका बता रहा हूं जो कि मैंने कहा था कि सभी विलयन में जितने भी मोल प्रभाज होंगे, जितने भी घटक होंगे, सभी घटकों का मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से घटक है, जल है और एथिल अल्कोहल है, तो दोनों के मोल प्रभाज का योग कितना होगा 1 के बराबर, यानी 1 के बराबर होगा। तो यानी एथिल अल्कोहल प्लस में XH2O बराबर हो जाएगा, बराबर 1 के बराबर आना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ XC2H5OH बराबर 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, वाह हो जाएगा, इसको ले जाएंगे उधर, माइनस में हो जाएगा तो माइनस में होगा, तो यानी इसकी वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट, क्या होगा 0.66 हो जाएगा, यानी कि घटाओगे क्या आएगा 0.44 आएगा। बातें समझ में, 0.44 आएगा। एक मिनट क्या आएगा भाई, 0.44 नहीं आएगा, 0.34 आएगा। क्या आएगा 0.34 आएगा, यही तो आएगा। बातें समझ में आए, 34 आएगा, आ जाएगा कि नहीं भाई, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ोगे इसको दोनों को जोड़ लो, देखो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, 6.66 प्लस में 34 जोड़ लोगे 6 4 0 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, यानी कि 2 अंक पे दशमलव लगा दो भाई, 1 2 लगा दिए तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 के बराबर, यानी बातें मेरी सही है। दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया, पहला तरीका ये हो गया, लेकिन आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, यही वाला फार्मूला लगा के, यही वाला फार्मूला लगाओगे उसके लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1 1/1 क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एथिल अल्कोहल, जब एथिल के लिए निकालोगे एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, एथिल अल्कोहल के कितने हैं 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, निकालोगे कैलकुलेट करोगे वही आएगा। तो आप लोग कर लेना भाई, उसको करके आप टेलीग्राम पे भेज देना उसका, ठीक है। उसको करने के बाद तरीका उसका जो है ये इसी तरीके से एथिल अल्कोहल का भी निकाल लेना, यही वाला आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। तो डायरेक्टली आप वहाँ से भी निकाल के इसको भेज सकते हो। बातें समझ में आई, इस तरीके से आप लोग करके भेज देना। बातें समझ में आई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, मोल प्रभाज क्या, इसी तरीके से मोल प्रभाज वहां पे भी निकालोगे, इसी तरीके से वहां पे मोलों की संख्या निकाल लेना, जल था क्या था, सोडियम थायोसल्फेट था, दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेना, जल का और सोडियम थायोसल्फेट का, दोनों को क्या कर देना, भाग कर दोगे, इसी तरीके से निकाल के दोनों का मोल प्रभाज निकल जाएगा अलग अलग। एक का मोल प्रभाज निकल लेना, दूसरे में से एक में से घटा देना दूसरे को, उसका भी आ जाएगा। बातें समझ में आई, इस तरीके से क्वेश्चन उसका भी कर लेना, इसीलिए मैंने छोड़ा हुआ मोल प्रभाज निकालने का, ठीक है, और मोललता का, क्योंकि आप वहां पे जब मोलों की संख्या निकालोगे तभी आप क्या निकालोगे, उसका मोल प्रभाज निकालोगे, ठीक है। बातें समझ में आई, इसी तरीके से निकालेंगे इसका, समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मोल प्रभाज का ही है। मैं इसको आपको क्या देता हूँ, मैं थोड़े से हिंट दूंगा, मैं आगे की चीज़ें मैं हिंट दूंगा और आगे की चीज़ें आप खुद कैलकुलेट करके बताओगे। क्या करोगे, कैलकुलेट करके बताओगे, मैं हिंट दूंगा। भाई लिखा हुआ क्या, एक विलयन में जल 25% है, क्या बोला है, एक विलयन में जल 25% है, एथेनॉल 25% है, तथा एसिटिक अम्ल कितना है 50% है। मान के चलते भाई कोई मेरे पास एक सोल्यूशन था, विलयन था, जिसमें जल था वो 25% था और एथेनॉल था, यानी कि एथेनॉल है 25% और एसिटिक अम्ल है वो कितना है आपका 50% है, कितना है 50% है। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज याद करिए। आपको दिया भाई, मान लेते भाई क्या है, माना, लिख लेते पहले दिया क्या क्या भाई, यही लिख लेते, दिया है, क्या दिया भाई, बोला है कि एथेनॉल जल कितना है, जल विलयन में जल कितना है 25% है, कितना है 25%। एथिल अल्कोहल क्या है C2H5, एथिल अल्कोहल है ना, सॉरी एथेनॉल या एथिल अल्कोहल को
को ही आईपीएसी में एथेनॉल कहते हैं, ठीक है। उसका सूत्र ये होता है C2H5OH होता है, कितना होता है 25% दिया हुआ है। अब एसिटिक एसिड दिया हुआ CH3COOH, इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं या एसिटिक अम्ल कहते हैं। बातें समझ में आई, एसिटिक अम्ल कहते हैं। मैं सूत्र लिख रहा हूँ डायरेक्टली, अभी आएगा जरूरत इसकी। ये कितना है 50% है। मैं लिख सकता हूँ भाई माना, तो पूरा विलेन कितना होगा भाई, पूरा विलेन कितना होगा, जोड़ के लिख सकते हो भाई, पूरा विलेन कितना होगा 100% होगा। क्या होगा 100%, यानी कि मेरा विलेन कितना था, विलेन 100% है। बातें समझ में, यहाँ से भी लिख सकते थे, मान के लिख सकते थे भाई, माना 100% है, उसमें 25% ये है, 25% ये, 50% ये है। बातें समझ गए, इस तरीके से भी कर सकते थे आप, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना भाई, आपको मोलों की संख्या, भाई मोल प्रभाव निकालने के लिए मोलों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए। मोलों की संख्या कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, यानी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बाहर से मैं अणु बाहर निकाल के भाग दे दूंगा तो वहाँ से मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो मुझे जरूरत है यहाँ पर बाहर निकाले की, यहाँ से बाहर मैं निकाल सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ भाई, तो मैं कहूँ, यदि मैं कहूँ, मान लेता हूँ भाई, मान लेता हूँ, माना विलेन का भार, विलेन का भार 100 ग्राम है। क्या है 100 ग्राम है। मैं आधा कर दूंगा, आधा आप लोग खुद करोगे, ठीक है। बातें समझ में, क्योंकि कमेंट बॉक्स करोगे कि कितना आया, कितना आया, वो चीज़ें जरूरी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बता दिया था, आगे की चीज़ें मैंने बता दिया था भाई। मान आप विलेन का भार कितना है 100 ग्राम है, तो लिख सकते हैं भाई जल कितना होगा, जल कितना होगा, जल कितना है 100 का 25% है, कितना है 100 का, यानी 25 ग्राम का, 100 ग्राम का 25 ग्राम है, 25% होगा बटे 100, यानी कट करोगे कितना आएगा 25 ग्राम, यानी जल कितना होगा 25 ग्राम होगा। क्या होगा 25 ग्राम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एथेनॉल की बात करता हूँ, एथेनॉल की बात कर लेता हूँ। एथेनॉल कितना होगा भाई 100 ग्राम है, उसमें कितना है 25% है, यानी 25% का मतलब ये होगा, कट कर देंगे कितना आएगा 25 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ गए। अब मैं बात करूँ एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल की बात करूं, ये 50% है, किसका 100 ग्राम का 50% होगा, यही तो होगा। 100 करते हैं भाई, कट कर देंगे कितना आएगा 50 ग्राम आएगा। अब देखो तीनों को जोड़ोगे पूरे विलेन का, देखो आया कि नहीं 100 ग्राम, आया कि नहीं, इसका 50, इसका 25, इसका 25, आया कि नहीं 100 पूरा टोटल आ गया ना, इसीलिए मैंने 100 माना हुआ था, आ गया आपका 100 आ गया। अब आपको भार सबका पता चल गया, तो मैं लिख सकता हूँ जल का मोल बराबर, जल के मोल बराबर लिख सकता हूँ भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। अब लिख सकते हो भाई भार कितना है 25 है, कितना है 25 है। अब लिख सकते हो भाई कितना होगा, इसके अणु भार कितना जल का होता है 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। इस तरीके से इसका मोलों की संख्या निकाल लोगे, इसका n निकाल लोगे, यहाँ से ये n निकल जाएगा। अब बात करते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल की मोलों की संख्या बात करूँ, किसकी बात करूँ, एथेनॉल की बात करूँ, एथेनॉल की मैं बात करूं, मोल बराबर, एथेनॉल मोल बराबर क्या हो जाएगा, भार कितना है, भार कितना है 25 बट्टे एथेनॉल का क्या होता है भाई, एथेनॉल का अणु भार क्या होता है, एथेनॉल यही है। आप अणु भार निकाले ना, एक कार्बन का आपने निकाला हुआ था, कितना निकाला हुआ था, एक कार्बन का 12 प्लस में कितना होता है, पीछे आपने निकाला हुआ था, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक कार्बन का 12 गुणे कितने हैं 2 हैं, प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणे 5 हो जाएगा, प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 होता है, गुणे 1 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 16 एकम 16 प्लस में 1 हो जाएगा, 5 एक 6, यानी कि 6 30 और 30 और 16 कितना होता है 5 एक 6, 6 और 24 कितना होता है 30 होता है, 30 प्लस 16 कितना होता है 56 होता है, कितना होता है 56, यानी भाग दे दो भाई कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56 आएगा। इसी तरीके से एसिटिक अम्ल का भी निकाल सकते हो, आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं, इसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इसका मौलिक संख्या आएगा 50 बटे क्या आएगा भाई 50 बटे अणु भार क्या आने वाला है, अणु भार क्या आएगा, एक कार्बन का 16 प्लस में एक तीन हाइड्रोजन का 3 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस में एक कार्बन का 12 गुणे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर इस समय एक ही कार्बन है ना, प्लस 1 प्लस हो जाएगा एक ऑक्सीजन 1 2 2 ऑक्सीजन है, यानी कि एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, गुणे 2 प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस कितना कर देंगे 16 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 16 दूनी 32 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भाई 3 1 4, 4 और 16 कितना होता है 4 और 16 20 होता है, 20 और कितना होता है 20 और 32 कितना होता है 52 हो गया, 52 और 12 कितना हुआ 52 और 12 कितना हुआ भाई 64 हो गया, क्या हुआ
64, यानी कि इसका निकालोगे तो 50/64 आएगा। इसके मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब मोलों की संख्या निकल गई भाई, तो क्या करना है जब इसका निकालोगे तो 25 जो भी मोलों की संख्या आएगी, मान के चलो n1 था, ठीक है, इसका निकल के आया n2, इसका निकल के आया कितना, हाँ इसका निकल के आया क्या, n3 आया, क्या आया n3। तो मैं पूछूंगा इसके मोलों की संख्या, इसका मोल प्रभाव क्या होगा, n1/n1 प्लस में n2 प्लस में n3 हो जाएगा, क्योंकि कुल मोलों की संख्या क्या है, टोटल क्या हो गए, एथेनॉल के मोल, जल के मोल प्लस में एसिटिक अम्ल के मोल। बातें समझ में, इसका निकालोगे तो n2/n1 प्लस में n2 प्लस में n3 हो जाएगा। बातें समझ में आई। इसका निकालोगे क्या आएगा, n3/n1 प्लस में n2 प्लस में n3 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लोगे, सभी का मूल प्रभाव निकाल लोगे ना, निकाल लोगे आप। इसके बाद करके आप लोग क्या करना है, आपका यही काम है भाई, करके आपको भेजना है। क्या करना है, भेजना है, क्योंकि भाई होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क आप लोग करते नहीं हो, कोई काम करते हो नहीं। करना तो बहुत आसान है, मैंने सारी चीज़ें बता दी कैसे निकालना है, फिर इसके आगे तुम लोग खुद कर सकते हो भाई, आप लोग खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो निकाल लेना इसका, ठीक है। बातें समझ में आई। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते भाई, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, मोल प्रभाव के लगभग खत्म हो गए। किसके खत्म हो गए, मोल प्रभाव के खत्म होता है। अब आते हैं भाई नॉर्मलता का, क्या करते हैं, नॉर्मलता का निकाल लेते हैं भाई। नॉर्मलता का क्वेश्चन क्या है, भाई नॉर्मलता की बात कर लेते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन वहां पर दिया हुआ, क्या बोला भाई, क्या बोला है, 100 ml, यदि 100 ml NaOH विलयन में 0.4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की नॉर्मलता निकालिए। क्या करना है, नॉर्मलता निकालनी है भाई। तो आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, दिया है, पहले लिख लो, दिया है, क्या है, NaOH का भार दिया हुआ, NaOH का भार दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 0.4 ग्राम दिया हुआ। बातें समझ में आई, बातें समझ गए। अब आपको विलयन का आयतन दिया हुआ, विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना, 100 ml दिया हुआ है। बातें समझ गए। आपको नॉर्मलता निकालनी, क्या निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी। तो आप जानते हो नॉर्मलता का पहले क्या करना है भाई, जब आपको जो निकालनी है उसी का फार्मूला लिख लो, जो निकालना है उसका फार्मूला निकालो। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है भाई, तुल्यांकों की संख्या भार बटे तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ml में लिख लेंगे तो 1000 से गुणा कर लेंगे। बातें समझ में आई, यही कहा गया। अब कहीं से विलयन का आयतन दिया हुआ कितना, 100 ml दिया हुआ, क्या हुआ, 100 ml दिया हुआ। मुझे कहीं से पता चल जाए तुल्यांकों की संख्या। अब सारे काम तुल्यांकों की संख्या पे ही करना है। तो आप जानते हो तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी। अब जानते हो भार दिया हुआ कितना, 0.4, यानी भार दिया हुआ, तुल्यांकी भार कहीं से पता चल जाए तो काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाए भाई। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, जो पूछा है उसी को निकालते रहो। अब मुझे तुल्यांकी भार निकालना, क्या करना है, मैं तुल्यांकी भार निकालता हूं। मैं तुल्यांकी भार निकाल लेता हूं भाई, क्या लिख लूंगा, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है भाई, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे संयोजकता। लिखवाया गया था संयोजकता लिखवाया गया था, यही लिखवाया गया था ना, संयोजकता लिखवाया गया था। अब जानते हो NaOH है, क्या है भाई, आपका NaOH है। NaOH का तुल्यांकी भार, अणु भार जानते हो, 23 प्लस में 16 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भाई, 23 1 24, 24 और 16 कितना होता है, 40 होता है, यानी 40 आने वाला। अणु भार तो मुझे पता चल गया कितना भाई, 40। कितना पता चला, 40। अब संयोजकता जानते हो, NaOH को पानी में घोलते हो तो क्या करता है, ये NaOH को घोलते हो पानी में क्या करता है, एक Na प्लस देता है, एक OH माइनस देता है, यानी कि इसके आयनों की संख्या या संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 से भाग दे देंगे, जो भी संयोजकता आएगी वो इससे भाग दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 से भाग दे देंगे, यानी तुल्यांकी भार कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 ग्राम आएगा। बातें समझ गए,
अब निकाल लो भाई। अब तुल्यांकों की संख्या निकाल सकता हूं मैं, एन डैश से निकाल देता हूं मैं। एन डैश से तुल्यांकों की संख्या को प्रदर्शित करता हूं। तो तुल्यांकों की संख्या एन डैश कितना होगा, तुल्यांक भार कितना हुआ था 0.4 ग्राम आया था, तुल्यांकी भार कितना आया 40 आया। 40 आया, कट करोगे भाई कितना आएगा 0. क्या आएगा, या फिर 10 से गुणा कर दो, इसमें 100 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे क्या करो 100 से गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये भी 40 बटे क्या होगा 40 गुणे 100, यही आएगा 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आएगा एन डैश इक्वल टू आएगा, एन डैश इक्वल टू 0.01 आएगा, यही आएगा 0.01 आएगा। बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए आप लोग, ठीक है। 0.0n आएगा तुल्यांकों की संख्या। अब इसी को उठा के रख दो, इसी में क्या करना भाई, इसी को उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या होगा 0.01 अपान विलयन का आयतन कितना वो दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, यानी लिख सकते हैं 1 गुणे 10 कहते हैं -2 लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 10 कहते 2 लिख सकते थे, ऊपर ले जाओगे क्या होगा 1 गुणे 10 कहते -2, ये 10 कहते प्लस में है, इसको ले जाओगे ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, 10 कहते -2, बराबर करोगे इसका कैलकुलेशन करोगे 1 गुणे 10 कहते -4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 1 गुणे 10 कहते -4 नॉर्मल होगा। नॉर्मलता क्या होगी 1 गुणे 10 कहते हैं -4 नॉर्मल हो जाएगा सलूशन। बातें समझ में, इस तरीके से सलूशन नॉर्मलता का करना है, आपको क्या करना है इस तरीके से नॉर्मलता का क्वेश्चन करना है। बातें समझ गई। अब बात करते हैं, मैं एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको नॉर्मलता का भी, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ढेर सारे होमवर्क मिले हैं आपको, ठीक है। तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाना भाई, सारे लोग कमेंट बॉक्स में कर करके बताना क्वेश्चन को, मैं लिख देता हूँ भाई उस क्वेश्चन को, मैं होमवर्क में लिख देता हूँ। लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं यदि 8 ग्राम NaOH या फिर KOH कोई भी NaOH लिख लेते हैं, NaOH 500 ml जल में घुला है, जल में घुला हो तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है भाई, ये क्वेश्चन आपको मैं टिक कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर से सुना देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। बातें समझ में आई। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन क्या बोला भाई, यदि क्या बोला है, क्या बोला उसने 8 ग्राम NaOH हो, तो बोला है यदि 8 ग्राम NaOH क्या बोला है 8 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुला हो तो, 500 ml जल में घुला हो तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, तब पूछा है विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो आप लोग क्या करोगे इसकी नॉर्मलता निकाल के दिखाओगे। बातें समझ में आई। यहाँ पर जल दिया हुआ है, विलयन नहीं दिया हुआ है, तो बात को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना, सारे नोट्स वाले पीछे वाली बातें याद कर लेना, फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आप लोग जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया ना, सारे के क्वेश्चन क्या करना कमेंट बॉक्स में कर देना भाई, सारे कमेंट बॉक्स में कर देना। यहाँ पर एक प्रॉपर क्लास चल रही है, एक तरीके से समझ जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है आपका, क्या चल रहा है कोचिंग चल रहा है, इंस्टीट्यूट तरीके से चल रही है, इसलिए मैं होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ, ठीक है। कोई एक प्रॉपर छोटे छोटे वीडियो बना के लोग नहीं डाल रहे हैं, आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। जिस तरीके से आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से, ठीक है। बातें समझ में। तो भाई आप यदि वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग क्या करो भाई, लाइक कर दो, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट करो, कमेंट तो करना ही है आपको, क्वेश्चन का कमेंट तो करना ही है आपको, क्या करना है भाई सब्सक्राइब करो, और आपको बात एक बात और कि आप अपने दोस्तों को क्या कर दो भाई शेयर कर दो, यदि जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो घर पे बैठे हैं, उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा, वो घर पे बैठ के आराम से मोबाइल चलाने से अच्छा है कि आप लोग मोबाइल के साथ पढ़ लो, ठीक है। कुछ अच्छे से काम कर लो, यूटिलाइज कर लो भाई समय का, अपना समय और मोबाइल दोनों का यूटिलाइज सेम और अच्छे तरीके से करो, ठीक है, अच्छी जगह पे करो भाई। इसलिए यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करना है भाई दोस्तों का शेयर कर देना, ठीक है। बातें समझ में आई। चलो इसके साथ विदाई लेते हैं भाई आपके साथ, धन्यवाद।